Hello UPSC aspirants, my name is Shambhavi. Hope you all are doing well. So हम लोग इस रिस्पेक्टिव चैप्टर को स्टडी कर रहे थे क्लास 6 हिस्ट्री फ्रॉम एनसीईआरटी, दैट इज न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स. ठीक है, तो इस चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे थे. अब मैं यहाँ पे उस टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ जहाँ पे हम लोगों ने लेफ्ट आउट किया था लास्ट टाइम पे. राइट, हम लोग को यहाँ से आज इसमें स्टार्ट करना है. दैट इज हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड. अभी जो किंगडम्स थे ये कैसे एडमिनिस्ट्रेड होते थे, ठीक है, कैसे चलते थे ये सब चीज़ें. As in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration. अब पहले के जो किंग्स थे उनके बारे में अगर बात करें तो उनका केस ऐसा था कि जो लैंड का जो रेवेन्यू होता था, ठीक है, तो वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था इन रूलर्स के लिए. ठीक है, जो ज़मीन था, ज़मीन से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता था इन रूलर्स के लिए. और जो विलेज था, विलेज जो था वो एक बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उनके लिए रहा करता था. ठीक है, मतलब किंगडम्स वगैरह रन करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए. देयर वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल. कुछ नए डेवलपमेंट्स भी थे, जैसे कि किंग्स अडॉप्टेड अ नंबर ऑफ स्टेप्स टू विन द सपोर्ट ऑफ मेन हु वर पावरफुल. अब किंग जो थे वो बहुत सारे नए तरीके यूज़ करते थे, तरीके अडॉप्ट करते थे. जो मेन थे, जो पावरफुल मेन थे, उनका सपोर्ट जीतने के लिए किंग्स कई सारे अलग अलग तरीके, अलग स्टेप्स को अडॉप्ट करते थे. ईदर इकोनॉमिकली और सोशली, या तो इकोनॉमिकली करते थे या फिर सोशली, दोनों ही तरीक़ों से वो कोशिश करते थे. और बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, और या फिर उनके पॉलिटिकल और मिलिट्री स्ट्रेंथ के हिसाब से वो उनको उन मेंस का मतलब उनको विन करते थे. ठीक है, टू विन द सपोर्ट ऑफ दोज मेंस. अब जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी. अब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट ऐसी थी जो कि हेरिडेटरी हो गई थी, मतलब कि जैसे कि कोई फादर है, सबसे पहले फादर के पास वो पोस्ट है. अब उनका जो बेटा होगा, उनके बेटे, जैसे फादर की वो पोस्ट ख़त्म होती है तो उनके बेटे के पास वो पोस्ट अपने आप ट्रांसफ़र हो जाती है, फिर बेटे के पास. तो इस तरीके से ये हेरिडेटरी कुछ ऐसी पोस्ट थी जो कि हेरिडेटरी थी. दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दीज पोस्ट. इसका मतलब था कि जो सन होते थे, फादर्स के बाद जो सन होते थे वो उनके उस पोस्ट को, उनकी उस जगह को ले लेते थे. फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेना वॉज अ महादंड नायक. ही वॉज अ महादंड नायक और चीफ जुडिशियल ऑफिसर, या फिर आप चीफ जुडिशियल ऑफिसर कह लो, जैसे कि उसके फादर थे. तो एक सेकेंड, तो जो हरिसेना थे उनके जो फादर थे पहले, वो थे चीफ जुडिशियल ऑफिसर. अब उनके बाद उनका जो बेटा था जो कि हरिसेना, वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर बन गया. हरिसेना के बाद उनका बेटा, हरिसेना का बेटा बनेगा चीफ जुडिशियल ऑफिसर. तो ये प्रोसीजर ये था हेरिडेटरी, जो कि कुछ पोस्ट ऐसे होती थी. ठीक है, समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मेनी ऑफिसर्स. कई बार ऐसा होता था कि एक पर्सन बहुत सारे ऑफिसर्स संभालता था. फॉर इंस्टेंस, जैसे कि Besides being a Mahadand Nayak, Harisena was a Kumar Amatya, meaning an important minister. अब वो चीफ जुडिशियल ऑफिसर के सिवा हरिसेना एक कुमार अमात्य, मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे. एंड असंधि विग्रहिका, मतलब कि वो एक मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस भी थे. तो जो हरिसेना थे वो तीन चीज़ें थे, वहाँ पे 3 पोस्ट थी उनके पास. पहला चीफ जुडिशियल ऑफिसर, फिर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर, और तीसरा था मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस. तो इनके सारे जो टर्म्स हैं इनको भी याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट. अब बिसाइड्स इम्पॉर्टेंट मेन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. अब इसके सिवा जो मेन होते थे उनकी भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ मतलब पोस्ट वगैरह होती थी. दीज इंक्लूडेड द नगारा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर. ठीक है, अब इनमें और क्या क्या पोस्ट होते हैं, जैसे कि नगारा श्रेष्ठी मतलब कि जो चीफ बैंकर होते थे वो होते थे. और मर्चेंट ऑफ द सिटी, या फिर उनको मर्चेंट ऑफ द सिटी भी कहा जाता था. द सठवाहा, या फिर इनका नाम होता था लीडर ऑफ द मर्चेंट कारावांस. मर्चेंट कारावांस जो होते थे उसके लीडर, जिसका नाम था सठवाहा. ठीक है, नेक्स्ट.
द प्रथम कुलिका और द चीफ क्राफ्ट्समैन। अब जो चीफ क्राफ्ट्समैन होता था उसका नाम होता था प्रथम कुलिका। एंड द हेड ऑफ कायस्थास और स्क्राइब्स जो थे उनके हेड तो होते थे कायस्थास। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग पोस्ट यहाँ पे डिफरेंट पोस्ट यहाँ पे होती थी। ठीक है, दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली इफेक्टिव। अभी जो पॉलिसीज थी ये इफेक्टिव होती थी, बट सूनर और लेटर सम ऑफ दीज पावरफुल मेन ग्रू स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट अप इंडिपेंडेंट किंगडम्स। लेकिन फिर धीमे धीमे ये जो पावरफुल मेन थे इतने ज़्यादा ग्रो हो गए, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए कि वो अपने खुद के किंगडम्स ही बनाने लग गए। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी का एक नया काइंड, मतलब एक नई तरीके की आर्मी। लाइक अर्लियर रूलर्स सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी। पुराने रूलर्स के तरीके इसमें जो कुछ किंग्स होते थे जो बहुत ही एक अच्छी वेल ऑर्गेनाइज आर्मी को मेंटेन करते थे, जिसमें कि एलिफेंट्स होते थे, चारियट्स होते थे, कैवेलरी होते थे और फुट सोल्जर्स भी होते थे। तो इस तरीके की बहुत अच्छी आर्मी ऑर्गेनाइज करते थे, मतलब होती थी उनके पास। Besides, there were military leaders who provided the king with troops whenever he needed them. उसके सिवा मिलिट्री लीडर्स होते थे जो कि किंग को ट्रूप्स मतलब कि बहुत सारे लोगों का एक झुंड होता है, ट्रूप्स। ठीक है, तो मिलिट्री के मेंस का एक ट्रूप्स भी प्रोवाइड करते थे जब भी उनको ज़रूरत होती थी। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। अब इनको रेगुलर सैलरीज नहीं पे होती थी, इनको रेगुलर सैलरीज नहीं मिलती थी। इंस्टीड सम ऑफ देम रिसीव्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड। इसके सिवा कुछ लोगों को लैंड वगैरह मिल जाते थे। दे कलेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द लैंड एंड यूज दिस टू मेंटेन सोल्जर्स एंड हॉर्सेस। तो वो लोग क्या करते थे, वो इस रेवेन्यू कलेक्ट करते थे लैंड से, ज़मीन से, और फिर जो सोल्जर्स होते थे उनको मेंटेन करने में, हॉर्सेस को मेंटेन करने में और वॉर के लिए इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने में, सो इन सारे कामों में उस रेवेन्यू को यूज़ करते थे। These men were known as समांतास। इन लोगों को ये जो मेन ये सब चीज़ें करते थे उनको बोला जाता था समांतास। Whenever the ruler was weak, जब भी जो रूलर होता था वो कमज़ोर होता था, तो समांतास tried to become independent। तो उस समय जो समांतास होते थे वो इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करते थे, मतलब कि जो भी फाइट वगैरह होती थी वो उसको खुद लड़ने की कोशिश करते थे। ठीक है, तो इस तरीके की जो नई आर्मी थी ये था नए आर्मी का जो नया तरीका था। नेक्स्ट, असेंबलीज इन द सदर्न किंगडम्स। अब सदर्न साउथ के जो किंगडम्स थे उनमें जो असेंबलीज होती थी, द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लवास मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। पल्लवास के जो इंस्क्रिप्शंस हैं जो लिखे हुए हैं उसमें बहुत सारी लोकल असेंबलीज के बारे में मेंशन हो रखा है। दीज इंक्लूडेड द सभा। अब इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड थी, इसमें इंक्लूड थी सभा, जो कि विच वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ओनर्स, जो कि अच्छा मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देती हूँ, सभा 1 सेकेंड। यहाँ पे इंक्लूडेड थी सभा जो कि एक असेंबली थी ब्राह्मण लैंड ओनर्स की। ब्राह्मण जो लैंड ओनर्स होते थे, जो ब्राह्मण होते थे, उनकी एक असेंबली होती थी जिसका नाम था सभा। दिस असेंबली फंक्शन थ्रू सब कमिटीज। अब सब कमिटीज मतलब और छोटी छोटी कमिटीज बनाई गई थी, तो उसके हिसाब से उसके तरीके से ये असेंबली काम करती थी। विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, विच लुक्ड आफ्टर इरीगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग 1 सेकेंड, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो ये जो असेंबली होती थी किन किन चीज़ों को लुक आफ्टर करते थे, तो इरिगेशन, एग्रीकल्चर ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। तो इन सारी चीज़ों को वो लोग देखते थे। The Ur was a village assembly found in areas where the landowners were not Brahmins. अब उर एक विलेज असेंबली थी, ये उन एरियाज में फाउंड आउट होती थी जहाँ पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण्स नहीं होते थे, वहाँ पे इस तरीके की असेंबली फाइंड आउट होती थी। एंड नागाराम वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। अब मर्चेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था नागाराम। It is likely that these assemblies were controlled by rich and powerful landowners and merchants. अब ऐसा मतलब यही होता है कि जो असेंबलीज थी, ठीक है, ये जो असेंबलीज थी इनको कौन कंट्रोल करता था,
इनको रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स या फिर मर्चेंट्स इन असेंबलीज को कंट्रोल करते थे. Many of these local assemblies continue to function for centuries. इसे बहुत सारी ऐसी लोकल असेंबलीज थी जो कि सेंचुरीज तक काम करती रही, मतलब वो कई बहुत साल तक काम ऐसे ही करती रही. ऐसे बहुत सारी लोकल असेंबलीज वहाँ पर थी. ठीक है, अब यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स. किंगडम्स में जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे उनके बारे में. We can catch an occasional glimpse of the lives of ordinary people. Ordinary people की जो लाइफ थी उसका हम लोग एक छोटा सा दृश्य देख सकते हैं प्लेस से. प्लेस मतलब जो नाटक होते थे उनसे, एंड अदर अकाउंट्स, और जो दूसरे अकाउंट्स होते थे उनसे. इस पे एक हम लोग यहाँ पर लुक लेते हैं. कालिदास is known for his plays depicting life in the king's court. कालिदास किस लिए जाने चाहते थे? वो जो नाटक होते थे उनको करते थे, प्लेस को प्ले करते थे जो कि किंग के कोर्ट में किस तरीके की लाइफ होती है, उस लाइफ को, उन तरीके की लाइफ्स को ये लोग डिपिक्ट करते थे उनके प्लेस. An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit. अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर इन प्लेस का क्या है कि जो किंग है और ज़्यादातर जो ब्राह्मण्स है वो सब संस्कृत बोलते हुए इसमें शो होते हैं, मतलब वो सबके सब इसमें संस्कृत ज़्यादातर बोलते हैं. वाइल विमेन एंड मैन अदर दैन द किंग एंड ब्राह्मण्स यूज प्राकृत. और जो वुमेन और मेन होते हैं किंग और ब्राह्मण्स के सिवा वो प्राकृत, जो प्राकृत लैंग्वेज होती है उसको यूज करते थे. हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिजना शकुंतलम. कालिदास का एक सबसे फेमस प्ले जो है उसका नाम है अभिजनन शकुंतलम. इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन अ किंग नेम्ड दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला. ये एक स्टोरी है जो कि किंग नेम दुष्यंत और विमेन शकुंतला, इन दोनों के लव के बीच की ये एक स्टोरी है. मैं इसको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ. किंग दुष्यंत और यंग वुमेन नेम्ड शकुंतला. We find an interesting description of the plight of a poor fisherman in this play. और इस प्ले में एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन मिलता है हम लोग को एक पुअर फिशरमैन के बारे में देखने में. अब इस स्टोरी को यहाँ पे पढ़ते, छोटा सा है. अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग. एक फिशरमैन को एक अंगूठी मिली. ठीक है. अ फिशरमैन फाउंड अ प्रेशियस रिंग व्हिच द किंग हैड गिवन टू शकुंतला. फिशरमैन को एक बहुत ही प्रेशियस रिंग मिली, अंगूठी, जो कि किंग ने शकुंतला को दी थी. बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली सॉलोड बाय अ फिश. बट उसको गलती से एक फिश ने खा लिया था, उस रिंग को सॉलो कर लिया था. When he went to the palace with it, जब वो पैलेस में गया उसके साथ, तो the gateman accused him of theft. जो गेटमैन था उसने उस पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया. And the chief police officer was rather rude. और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था वो भी उसके साथ बहुत रूड था. However, the king was happy when he saw the ring and sent a reward for the fisherman. बल्कि जो किंग था वो काफ़ी खुश था जब उसने उस अंगूठी को देखा और उसने उस फिशरमैन के लिए एक रिवॉर्ड भेजा. Then the police officer and the gateman decided to take a share of the reward. तो उन्होंने क्या किया, जो पुलिस ऑफिसर था और जो गेटमैन था उसने डिसाइड किया कि ये जो रिवॉर्ड फिशरमैन को भेजा है किंग ने, इसका हम लोग कुछ कुछ शेयर ले लेते हैं. एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक. और फिशरमैन के साथ वो लोग एक ड्रिंक पे निकल गए. तो ये इस तरीके की स्टोरीज होती थी. ठीक है. The Chinese pilgrim Faxian noticed the plight of those who were treated as untouchables by the high and mighty. अब जो चाइनीज पिलग्रिम वहाँ पे आए थे, फाजियान, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में कि 3 चाइनीज पिलग्रिम्स आए थे, राइट. तो जो फाजियान थे उनमें से उन्होंने नोटिस किया कि यहाँ पे अनटचेबल्स को कैसे मतलब ट्रीट किया जाता है. ठीक है. तो अनटचेबल्स को काफ़ी अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है. जो बड़े लोग होते हैं तो वो लोग अनटचेबल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं. तो उन्होंने यहाँ पे वो देखा. दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी. अब जो अनटचेबल्स होते थे उनसे उम्मीद करी जाती थी कि वो सिटी के बाहर ही रहें, सिटी के बाहर ही रहें. उसने लिखा, इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस. अगर कोई ऐसा जो अनटचेबल हो वो मार्केट प्लेस या फिर टाउन में एंटर कर जाता था, आ जाता था, तो ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड
इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। वो अपने साथ एक वुड का पीस, एक लकड़ी का टुकड़ा रखता था ताकि वो खुद को दूसरों से दूर रख सके। People hearing this sound know what it means and avoid touching him and brushing him against. वो जो लकड़ी का टुकड़ा होता था वो उसको स्ट्राइक करते रहते थे, मतलब कि किसी चीज़ पे उसको मारते रहते, मतलब बजाते रहते थे ताकि लोग उसकी आवाज़ सुने और वो ये समझ जाएं कि इसको टच नहीं करना है और वो उनसे दूर जाते रहे। एंड बनाभट्टा प्रोवाइड्स विद सच अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। और जो बनाभट्टा थे उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही अच्छी पिक्चर दिखाई है जो कि किंग आर्मी की है, ठीक है। द किंग्स आर्मी, ये है वो स्टोरी, इसके बारे में बात कर रहे थे, इसको पढ़ते हैं। द किंग ट्रैवल्ड विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। अब जो किंग थे वो बहुत सारे इक्विपमेंट्स के साथ ट्रैवल कर रहे थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पैन्स, फर्नीचर, गोल्ड फुट स्टूल्स, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetables, spices carried on carts or loaded onto the back of animals such as camels and elephants. वेपन्स के सिवा जो किंग थे वो बहुत सारे डेली यूज का सामान भी अपने साथ लेके जा रहे थे, जैसे कि जो पॉट होते हैं, पैन्स, फर्नीचर, गोल्डन फुट स्टूल्स, खाना, एनिमल्स और वेजिटेबल्स, स्पाइसेस। तो ये कार्ट्स पे ले जा रहे थे जो कि एनिमल्स के जैसे कैमल और एलिफेंट्स के पैक पे लोड किया गया था। दिस ह्यूज आर्मी वॉज अकम्पनीड बाय म्यूजिशियंस बीटिंग ड्रम्स। तो ये जो बड़ी सी आर्मी थी उसमें म्यूजिशियंस भी थे जो कि ड्रम्स बजा रहे थे, एंड अदर्स प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। और जो दूसरे थे वो हॉर्न्स और ट्रम्पेट्स को प्ले कर रहे थे, सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलॉन्ग द वे, मतलब विलेजर्स को रास्ता प्रोवाइड करना होता था पूरे वे में। दे केम विद गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, गुड़ एंड फ्लावर्स एंड प्रोवाइडेड फॉर फूड फॉर द एनिमल्स। अब जो विलेजर्स होते थे वो गिफ्ट्स के साथ आते थे, और जैसे कि कर्ड मतलब कि दही, गुड़, फ्लावर्स, और एनिमल्स के लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के वो आया करते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पिटिशंस बिफोर हिम। वो ये कोशिश करते थे कि वो किंग से, मतलब राजा से मिले और वहाँ पे उनकी जो भी कंप्लेंट्स वगैरह हैं वो किंग को सुनाएं। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। और जो आर्मी थी वो बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करके वहाँ पे निकलती थी। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्पल डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स एंड द ऑक्सन यॉक टू द caravans ऑफ मर्चेंट्स रैन अवे स्केयर्ड बाय द टुमल्ट। तो एलिफेंट्स जो थे वो लोगों के हट्स और विलेजेस में जो भी हट्स होती थी उन सबको तोड़ देते थे, और जो ऑक्सिन था वो भी जो कारवान्स होते थे जो मर्चेंट्स के, उन सबको एकदम मतलब खराब कर देता था। एंड बनाभट्टा से द होल वर्ल्ड वॉज सॉलोड अप इन दिस। तो बनाभट्टा कहते हैं कि इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब किया कि जो पूरा वर्ल्ड था वो पूरे में गंदगी ही गंदगी कर देते थे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इस द किंग्स आर्मी, इसकी जो स्टोरी है द किंग्स आर्मी, इसके बारे में यहाँ पर ये मेंशन है। तो आज हम लोगों ने इस चैप्टर में यहाँ पर कुछ चीज़ें पढ़ी, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट किया था, एक सेकेंड में उस रिस्पेक्टिव प्लेस पर पहुँच जाऊँ, तो ये था पल्लवास एंड राइट हियर हाउ वर दीज किंगडम्स एडमिनिस्ट्रेड, a new kind of army, assemblies in the southern kingdoms, ordinary people in these kingdoms। और यहाँ पर हम लोगों ने ये स्टोरीज पढ़ी, राइट। तो यहाँ पे होता है ये रिस्पेक्टिव चैप्टर फिनिश अप। तो इस चैप्टर का जो एल्सवेयर का पार्ट है उसको मैं एक्सरसाइज में कवर करूँगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज अभी इसके बाद समरी वाला चैप्टर होगा, समरी के बाद फिर एक्सरसाइज आएगी। तो एल्सवेयर का पार्ट मैं समरी में ही कवर कर दूँगी वहीं पे उसके साथ ही, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद।